अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ी सी आवाज में डिस्टॉर्शन हो गई थी, इसलिए आज मैंने 10 मिनट्स अर्ली रखी है कि अगर कल कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो कि रह गई थी, मिस हो गई थी। अच्छा, किसी ने पूछा था कॉरोनरी सिंड्रोम का। उसको मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हम एक पढ़ा करते थे, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि आपके पास किसी एक वेसल में क्लॉट हो गया, जैसा कि थ्रोम्बोज हो गई वो वेसल। तो उसके बदले में क्या होता है, दूसरी वेसल कंपनसेटरी डायलेट कर जाती है। ठीक है। जैसा कि कॉर्नरी वेसल डिजीज में आपकी मेन आर्टरी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है, राइट कॉर्नरी आर्टरी है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है। आप किसी एक भी वेसल में ब्लॉकेज हुई है ना, कंपनसेटरी दूसरी वेसल में डायलिटेशन हो जाएगी। तो जब वो डायलिटेशन होगी तो वो रप्चर होने का चांस होता है उसका। तो इसको हम कॉरोनरी स्टील सिंड्रोम बोलते हैं। बेसिकली जिस कंडीशन में कॉरोनरी स्टील सिंड्रोम होने का चांस हो ना, उसमें नाइट्रेट्स नहीं देना होता। नाइट्रेट्स अगर हम देते हैं तो मजीद वेसोडाइलेशन करा देते हैं, तो वेसल रप्चर होने का चांस हो जाता है। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली कॉरोनरी स्टील सिंड्रोम होता है। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें न्यूरो में। ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि शायद आप में से किसी ने सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम पढ़ा हो, कि उसमें क्या होता है, सब क्लेवियन वेसल में क्लॉट होता है। ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि सबक्लेवियन के आगे ब्रांचेस ऊपर जाके ब्रेन को सप्लाई, वर्टिब्रल आर्टरी वगैरह आगे सप्लाई कर रही होती हैं। तो कंपनसेशन में क्या होता है, एक सब वर्टिब्रल आर्टरी खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और कहती है कि सबक्लेवियन को पूरा ब्लड मिलता रहे। तो रिट्रोग्रेड फ्लो हो जाता है, सब वर्टिब्रल से वापस जो है ना, सबक्लेवियन दूसरी जहां पे ब्लॉकेज होती है उस तरफ खून आना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से ब्रेन की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, तो पेशेंट को बार बार या तो फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं या तो उसे टीआईएज होते हैं। तो वो सबक्लेवियन था। ठीक है। अच्छा, आज हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा मैं रेंडमली, अच्छा आप लोगों ने अपने आप को म्यूट रखना है वरना क्लास में बहुत डिस्टरबेंस ऐसे क्रिएट हो जाती है। मैं रेंडमली किसी को खुद नॉमिनेट करूंगी और मैं उससे थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगी, ये देखने के लिए कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है। डॉक्टर महबूब, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। डॉक्टर महबूब, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको अपने आप को। ये वैसे ही रैंडमली मैं पूछ रही हूँ, कोई इसमें ऐसे टेंशन की बात नहीं है। बस मैं एक आपसे पूछना चाह रही हूँ क्वेश्चंस के, आपने कितना, जो हमने अभी तक पढ़ा, कितना उसे किया है। जी मैम। हाँ जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन करना है। मुझे बताएं कि हमने ईवा ब्रेडिन का पढ़ा था। ठीक है। ईवा टैब के नाम से टैबलेट आती है, ईवा ब्रेडिन। यूज करने से पहले क्या आप, जी जी प्लीज। जी जी, क्या इंडिकेशन है उसके यूज की? हाँ जी, बताएं, जितनी भी याद है आपको बता दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कोई और बताना चाह, इकरा बताना चाह रही है। हाँ इकरा, आप बताओ। हाँ इकरा बताना चाह रही है, या वैसे ही हैंड रेज हो गया? डॉक्टर जरमीना, आप बताएंगी? ये तो हमने कल डिटेल में पढ़ा था, कल परसों। मैम इसके अंदर ये होता है कि हार्ट रेट हाँ जी, बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। हार्ट रेट 75 से अबव होना चाहिए, साइनस रिदम होना चाहिए, इजेक्शन फ्रैक्शन 35 से कम हो और मैक्सिमम डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल यूज की हुई हो। मैक्सिमल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एज वेल एज एस इनहिबिटर सारी यूज करनी है स्टिल आपके पास जो है ना। और इसका एक साइड इफेक्ट होता है ईवा टैप, ईवा ब्रेडिन का ना, ल्यूमिनस आई फिनोमिनन करती है ये। ठीक है। तो आप लोग ये है कि आप लोग साथ साथ रिवीजन जरूर करते रहा करो। मेरा मकसद होता है कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर आपको डिटेल में पढ़ के अपने नोट्स मजीद बनाना, रिकॉर्डिंग से, ये आपका काम है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देने होते हैं, बाकी आपने खुद पढ़ना है। मैं ये खुद ये देखना चाह रही हूँ कि पास मेडिसिन के लिए मुझे कोई विलिंगली बंदा मिल जाए जो आपके ग्रुप में एक्टिवली कर दे, पोस्ट करे क्वेश्चंस, और कोई एक बंदा उसको, सब बंदे उसको उस टाइम पे आंसर करें। जो खुद ही नॉमिनेट करेगा अपने आप को, उसको भी फायदा ही है। चाहे ऑनलाइन उसके पास नहीं भी है ना, तो ये बुक फॉर्म में भी कर सकते हो। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी एमआर सीपी और एफसीपीएस की, तो मैं तो ऐसी खुद मैं ये कंडक्ट कराया करती थी सेशन, कि उसमें मैं पोस्ट किया करती थी, दूसरे बंदे आंसर्स करते थे। क्योंकि आपके पास जब मल्टीपल ग्रुप डिस्कशन होती है तो ब्रेन होती है। तो इससे फायदा होता है, कोई कोई आंसर बताता है, कोई कोई लॉजिक बताता है, कोई मैं लॉजिक बताता है, कोई और। इसमें तो मैं करूंगा, लेकिन टाइमिंग का इशू कोई अगर नहीं हो तो मैं नहीं इसमें नहीं डॉक्टर इकबाल, आपको अगर आप विलिंगली कर रहे हो तो टाइमिंग आपकी होगी।
ठीक है, आपने सही दूसरों सही। की फिजिबिलिटी नहीं, आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी होगी, बल्कि आप तो ये एक फेवर कर रहे हैं बाकियों के लिए भी कि बाकी इनमें से हमारे पास 75 लोगों में से भी अगर कोई 20 लोग भी एक्टिव हो जाते हैं ना, तो हमें जी कुछ ना कुछ फायदा ही है। और बाकी लोग फिर उसको रीड कर लिया करेंगे डिस्कशन को कि जो डिस्कशन हुई है। आप अपनी फिजिबिलिटी देखोगे, जो सेशन करा रहा होता है उसको ये फायदा होता है, वो अपनी फिजिबिलिटी देखता है कि जब वो अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक है मैम। फिर डॉक्टर इकबाल अब कार्डियो शुरू करेंगे कल से आपके ग्रुप पे, टाइमिंग डॉक्टर इकबाल खुद डिसाइड करेंगे। और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन क्या कह रहे हैं किस टाइम पे, जो डॉक्टर इकबाल की अपनी फिजिबिलिटी होगी वो जैसे कराएंगे। बाकी ठीक है कम मैम, से इसमें कम शेयर 20 लोग करेंगे। तो उसमें एक्टिव हो ना, पार्टिसिपेशन करें तो उससे फायदा होगा आपको। ठीक है, और जो कुछ क्यूरीज थी बाकी सबकी ये चल रहा था, स्पीड स्पीड में थोड़ी और स्लो कर लेती हूँ बोलने की। ठीक है, और जो एमसीक्यू डिटेल में पढ़ने का है वो बेसिकली मैंने आपको देना है कॉन्सेप्ट। अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगी ना तो उसमें फिर आपके शायद 3-4 घंटे भी नहीं, थोड़े पढ़ेंगे। बस आपने कॉन्सेप्ट बना के जब आपने दोबारा गो थ्रू करना होता है ना, तो आपको हार्डली शायद 2 घंटे लगेंगे। तो वो आपने गो थ्रू दोबारा खुद करना होता है, वरना तो आपको ये 30 एमसीक्यूज में पूरा दिन लग जाएगा ऐसे। एक सेशन का मकसद ये होता है कि आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और एडिशनल पॉइंट बताऊं, और बाकी फिर आप उसको डिटेल में खुद डिटेल में पढ़ो। ठीक है, अच्छा आज हमने जो है वो शुरू करना था 41, आज 30 एमसीक्यूज करने हैं, 70 तक एमसीक्यूज करेंगे, बाकी 2 दिन में हम अपनी कार्डियो कंप्लीट कर लेंगे। फ्राइडे तक हमारी कार्डियो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो पास मेडिसिन के सेशन कराएगा जैसे डॉक्टर इकबाल कराएंगे, वो फिर अपना ये है कि वो सैटरडे संडे भी अपना ऑन रखेंगे, ताकि जो है आपका कार्डियो इसी वीक में पूरा कंप्लीट हो जाए। मेरा ये है कि मैं रैंडमली किसी भी दिन किसी मतलब इसी तरह कार्डियो का भी चैप्टर उठा के आपको टेस्ट दे सकती हूँ। तो आप लोगों ने अब अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अच्छा, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम भी हो गया हमारे सेशन का 8:15। तो कुछ और कोई कहना चाह रहे हैं, मैं चैट बॉक्स में आपके कमेंट्स पे पढ़ लूं। अच्छा, डॉक्टर आयशा भी कह रही हैं, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर इकबाल दोनों मिलके चलेंगे इस चीज में। ठीक है, जिस दिन डॉक्टर इकबाल की फिजिबिलिटी नहीं है तो उस दिन डॉक्टर आयशा कर लेंगी। और ये हो जाएगा कि जैसे अगर डॉक्टर इकबाल ने फर्स्ट 30 एमसीक्यूज कराए हैं, पास मेडिसिन के 3 ब्लॉक्स हैं आपके पास, तकरीबन हर यूनिट के, और 50-50 एमसीक्यूज हैं। हमारे टाइम में तो ऐसे ही था जब मैंने पिछले साल किया था। तो उसमें ये होता है कि आप 30-30 एमसीक्यूज पोस्ट करते हो, और इसमें ये नहीं होता कि आप बाकियों का वेट करो, बहुत स्पीडली करना होता है क्योंकि आपने 2 घंटे में सेशन कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, फिर बाकी जो है वो बस ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, किसी ने पहले पढ़ी भी है पास मेडिसिन वो हिंट देगा, फिर आपको पढ़ने में गो थ्रू करने में आसानी होती है। जिस दिन जैसे 30 एमसीक्यूज डॉक्टर इकबाल ने कराए और नेक्स्ट डे वो कह रहे हैं मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, तो डॉक्टर आयशा उनको टेक ओवर करेंगी और वही नेक्स्ट एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन को अगर डॉक्टर आयशा या डॉक्टर इकबाल के पास ऑनलाइन है तो वेरी वेल एंड गुड ना, अगर ऑनलाइन है, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, पास मेडिसिन मेरे की। पास वन पास मेडिसिन वन ऑनलाइन है, टू नहीं है। नहीं नहीं, आपके लिए पास मेडिसिन 1 तो बहुत इंसफिशियंट है, पास मेडिसिन 2 करनी है आपने। पास मेडिसिन 1 तो बेसिक है, पास मेडिसिन 2 में मैनेजमेंट है और हमारे लेवल पे मैनेजमेंट आती है। अच्छा, ठीक है लेकिन ये मैम। है कि पास मेडिसिन 1 में भी जो है ना वो चीजें तो हैं शामिल, जैसे एसीएलएस गाइडेंस बहुत अच्छी दी हुई है या मैम आपके पास। इस तरह हो सकता है, हम इस ग्रुप में मतलब शेयर करके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि थोड़ा सा महंगा 17-18 हज़ार का बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या, जब मैंने अभी एमआरसीपी का सेशन लास्ट टाइम लिया है, तो मेरा लास्ट सेशन गया है वो फैब में, इसी ईयर फैब में ना। तो अच्छा। फैब वाले में मुझे 13,000 में 6 महीने की मिली थी उस टाइम पे। ठीक है, तो अब जो है, अब मेरा ख्याल है अगर 13,000 आप लोग 75 लोग हो, और अगर आप लोग मतलब 500-500 भी मिलाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आराम से आ जाएगी। आप 2 महीने वाली ठीक है लो मैम, ना, आप इसमें 2 महीने वाली हम उससे भी सस्ती हम होगी, शायद 100-100 रुपीज मिलाने पड़े सबको, ऐसे होगा। इसमें हम आपको अपना वो बनाते हैं, फिर आप वो शेयर करेंगे पैसे, तो आप ले लेना। कोई मतलब ऐसी जीमेल और पासवर्ड के कोई भी मतलब टाइम टू टाइम इस्तेमाल कर सके, कभी मैं कभी कोई दूसरा डॉक्टर, जो टाइम के साथ फिर मतलब सबके बिल्कुल उसमें कर हो, सकते हैं, लेकिन एक्सेस ये में हो। होता है उसमें कि आपने जो सॉल्व कर लिया ना, जो एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिए हैं, जी जी। उसको फिर क्लीन करना पड़ेगा, वरना आपके पास वो रिव्यू में जो है ना वो न्यू आएंगे। या आप फिर वो सॉल्व किए हुए रिव्यू भी कर सकते हो, लेकिन उसको फायदा नहीं होगा कि वो रिव्यू करे हुए दे दिखेगा, जब आपका अपना गलत होता है या सही होता है फिर आपको सही पता चलता है। उसमें ये होगा कि आप एक्टिवली अच्छा। कराओगे ना, जब आप खुद कराओगे इसमें, तो इससे आपको फायदा होगा। सही 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 मैम, आप ठीक शेयरिंग है, ले लें, बाकी कुलीग से फिर ले लेंगे सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन। चलो ठीक है।
अगर सब विलिंग है, मेरा ख्याल है 100 रुपीज आएंगे सब पे। 75 लोग तो आप लोग हो, 2 to 100 भी मिलाओ तो 13,000। मैंने फेब में ली थी, 13,000 की ली थी तब तो अब मुझे नहीं आइडिया अब कितने की आ रही है। मैं अभी सर्च कर लूंगी ऑनलाइन, इसके बाद ना फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। और फिर ऑनलाइन हम ऐसे करते हैं, डॉक्टर इकबाल और डॉक्टर आयशा इसको जो है ना वो टेक ओवर करेंगी। पासवर्ड वैसे इसका सबके पास होगा, आप सबके पास। आप सब जो क्योंकि टॉपिक भी ठीक है। इसमें रिव्यू कर सकते हो ना आप ऑनलाइन में। मैं ऐसे करती थी, जब कोई टॉपिक जैसे एसीएलएस है, एसीएलएस सर्च किया वो टॉपिक आ जाएगा आपके पास। तो आप लेटेस्ट सारे ही रिव्यू कर सकते हो, जो आप 75 लोग हो वो सबके सब कर सकते हो। ठीक है, 6 मंथ्स ओके वाला मैम। ले लेते हैं। और इसमें जो है ना हम फिर इस तरह करते हैं, 6 मंथ्स वाला लेके और हम इसको सबको पासवर्ड देंगे, सब अपने पास खोल लेंगे। और सब अगर किसी को कुछ टॉपिक देखना है, लेटेस्ट गाइडेंस देखने हैं, लाइक सूडोमोनास कोलाइटिस का क्या ट्रीटमेंट आया हुआ है, वो टॉपिक सर्च कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। बाकी एमसीक्यूज के लिए डॉक्टर आयशा और डॉक्टर इकबाल कराएंगे। हाँ, सब एक साथ पास मेडिसिन का ऐसा कोई इशू नहीं है, सब एक साथ यूज कर सकते हैं। पास टेस्ट वाले अलाउ नहीं करते। पास टेस्ट एट अ टाइम एक मोबाइल पे खुल सकती है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। चलो ये डिस्कशन हो गई। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। और सॉरी कल की डिस्टॉर्शन के लिए, एक्चुअली कल मेरी ईआर ऑल ऑफ द सडन इन्होंने नाइट ईआर मेरी लगा दी थी, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, 41 MCQ पे थे हम। इसमें हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस डज नॉट रिड्यूस मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर। आपके पास अब इसी तरह का आप बताते हो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर किसी ने ये ध्यान से किया हुआ कि बीटा ब्लॉकर एस, आर्नी, स्केबिट्रल और वॉल सर्टन की कॉम्बिनेशन को मैं आर्नी बोलती हूँ, अगर किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, स्केबिट्रल और वॉल सर्टन के कॉम्बिनेशन को आर्नी बोलते हैं। डाइजॉक्सिन और एप्लारिनोन, आपको पता है डाइजॉक्सिन का मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं होता। डाइजॉक्सिन अब हार्ट फेलियर में सेकंड लाइन पे ऐड हो गई है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट फर्स्ट लाइन पे है, जिसमें SGLT2 आ जाता है, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं। और वो कहते हैं इसके बाद जाके हमारे पास जो है ना, अगर ये इनके साथ आप जो है ना वो स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह को यूज करोगे, तब मोर्टेलिटी बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जब आपको जो है ना इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है स्पाइरोनोलेक्टोन की बहन एप्लेरिनोन की, जो कि हमने पास मेडिसिन में भी एक एमसीक्यू किया था कि आपके पास जो है ना वो फर्स्ट एमआई के फौरी बाद अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वर्सनिंग हो रही होती है और क्रॉनिक हार्ट फेलियर वर्सन हो रहा होता है, तो फिर उसमें एप्लेरिनोन का ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, अगर मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि सेफ्रॉन में एक एक चीज मेंशन है, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशंस को सर्च करके गौर से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी। अब मेरा ख्याल है आपको इस एमसीक्यू का आंसर अपना मिल गया होगा, जो कि आपके रिसेंट पेपर में आया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे हम आते हैं। आर्नी आपके पास सेकंड लाइन में है, जब आपके पास ए से आरबीज आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर आपको आर्नी देनी है। अच्छा, 42 पे आते हैं हम अपने पास। 42 पे जो है ना वो 65 years old gentleman diagnosed case of heart failure with the ejection fraction 25%, presented with progressive symptoms despite medical therapy with ramipril, bisoprolol, spironolactone, furosemide। अब ये देखो, उसने मैक्सिमल डोज ले लिया सारी की सारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स थी, स्टिल सिम्टोमेटिक है, ईएफ उसकी कम है। ठीक है, ईसीजी पे एलबी3 है, साइनस रिदम। मैंने आपको बताया था कि साइनस रिदम के साथ भी आपके पास एक और ड्रग हो सकती है, लेकिन हम आगे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट इंटरवेंशन? अब आपके पास जो है ना इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो गई है और एलबी3 चल पड़ा है। ठीक है, और सारी मेडिकल थेरेपी कर ली है, तो सीआरटी एक हमारे पास टेक्निक है जो कि सेकंड लाइन उसमें आती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। अब ये जो कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है, ये आपके पास किस तरह की होती है? इसमें बेसिकली ये डिफरेंट होती है विद द पेसमेकर, विद द आईसीडी। ठीक है, सीआरटी हम पेसमेकर के साथ भी करते हैं, सीआरटी हम डिफिब्रिलेटर के साथ भी करते हैं। अब किन कंडीशंस में हमने सीआरटी विद डिफिब्रिलेटर करनी होगी, किन कंडीशंस में हमने सीआरटी विद पेसिंग करनी होगी? ठीक है, इसकी एक पिक्चर मैं आपको पास्ट टेस्ट से शेयर कर रही हूँ आपके ग्रुप में, रिटर्न वाले बैच पे। ठीक है, इसको खोलोगे, अब हमारे पास जो हार्ट फेलियर होता है ना, याद रखना आपने, उसमें दो किस्म की चेंजेस आ सकती हैं, आइदर इलेक्ट्रिकल डिसिंक्रोनी, आइदर मैकेनिकल डिसिंक्रोनी। अब इलेक्ट्रिकल डिसिंक्रोनी क्या है? ईसीजी का खराब हो जाना, ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस ईसीजी हो जाना। ठीक है, मैकेनिकल डिसिंक्रोनी क्या है? एको पे आपके पास जो है ना वो मैकेनिकल मतलब हार्ट के अपने चैम्बर्स का खराब हो जाना, सही से पुश ना करना। अब हम यहाँ पे जो है ना जो सीआरटी, आइदर हमने आईसीडी करना है खाली, आइदर हमने सीआरटी विद डिफिब्रिलेटर करना है, आइदर हमने सीआरटी विद पेसिंग करना है।
ये डिसाइड करता है हमारे पास नेहा क्लास। नेहा क्लास क्या होती है? NHYA क्लासिफिकेशन ऑफ, ये डिस्निया की स्टेजिंग है। ठीक है, आपके पास डिस्निया की स्टेजिंग जो आपके पास है, स्टेज 1 क्या होती है? सिंपल आपके पास, या क्लास 1, उसमें हमारे पास होता क्या है कि पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज पे जाके जो है ना वो पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट होती है। और जो 2 और 3 को कहते हैं कि वर्ड्स चेंज कर दो। किस तरह के वर्ड्स चेंज कर दो? माइल्ड डिस्निया 2 में आपके पास माइल्ड डिस्निया ऑन मैक्सिमल एक्सर्शन, 3 में आपके पास मैक्सिमल डिस्निया ऑन माइल्ड एक्सर्शन। माइल्ड और मैक्सिमल के वर्ड की आपने ट्रांसलोकेशन कर दिया। ठीक है, क्लास 2 जो है आपके पास माइल्ड डिस्निया है ऑन मैक्सिमल एक्सर्शन। टाइप क्लास 3 आपके पास मैक्सिमल डिस्निया ऑन माइल्ड एक्सर्शन। क्लास 4 जो है आपके पास बैठे बैठे भी हो रही है। जब भी आपके पास क्लासिफिकेशन आपके पास NHYA क्लास 4 हो जाए, रेस्टलेस, उसको बैठे बैठे भी हो रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने ECG में चाहे कुछ भी हो जाए, आपने CRT विद पेसिंग करनी है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है CRT विद पेसिंग करनी है। जो आपके पास अगर ECG में आपके पास QRS कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मली 120 से कम होते हैं, 120 से कम है तो फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे स्टेज 4 है। लेकिन अगर QRS कॉम्प्लेक्सेस चाहे ब्रॉड है, 120 से 150 के बीच में है, चाहे वो 150 से ऊपर है, चाहे LB3 है, लेकिन नेहा क्लास हमारे पास जो है ना वो 4 आ गई है, इसमें CRT विद पेसिंग ही करना है आपने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेहा क्लास 1 2 3 पे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। उसमें अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल डिसिंक्रोनी में QRS कॉम्प्लेक्सेस नहीं हमारे पास ब्रॉड हुए, तो आपने सिंपल ICD डाल देना। ठीक है, और ICD भी किन लोगों में डालना है? जिनमें सडन रिस्क ऑफ कार्डियक डेथ हो। अब जिनमें आपके पास जो है 120 से 150 QRS कॉम्प्लेक्सेस का साइज जो है वो 120 से 150 के बीच में आ रहा है, लेकिन LB3 नहीं है, तो उनमें आप ICD डाल दो, सिंपल इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, CRT विद डिफिब्रिलेटर नहीं करना। और अब आपके पास क्या है? अगर उसमें 120 से 149 के बीच में, 150 के बीच में विद LB3 आ रहा है, तो क्लास 1 नेहा में तो आप सिंपल ICD करोगे, लेकिन आप क्लास 2 3 में आप CRT विद डिफिब्रिलेटर करोगे। 6 4 की तो हमने बात ही नहीं करनी, उसमें तो हमने पेसिंग ही की थी। अब हम बात कर लेते हैं 150 से ऊपर। 150 से ऊपर चाहे LB3 है चाहे नहीं है, पहली 3 स्टेजिंग में आपने CRT विद डिफिब्रिलेटर करना। CRT क्या करती है? बेसिकली CRT आपके पास जो है ना वो हमारे पास जो है वो हार्ट की पंपिंग को भी अच्छा करती है। ठीक है, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर ये काम नहीं करेगा, हमारे पास ये जो है ना ये आपके पास काम करेगा। ठीक है, CRT आपके पास हार्ट की पंपिंग को भी अच्छा करेगा। मेरा ख्याल है इसमें आपके पास क्वेश्चंस पास मेडिसिन में या पास टेस्ट में हर तरीके से बनाए हुए हैं। कहीं पे वो कहते हैं CRT विद डिफिब्रिलेटर आंसर चूज किया हुआ था, कहीं पे उन्होंने CRT विद पेसिंग स्टार्ट आंसर चूज किया हुआ था, इसी टेबल के अकॉर्डिंग चूज किया हुआ होता है। नेहा क्लास अगर 4 है तो पेसिंग है भाई, कुछ भी हो जाए CRT विद पेसिंग है। अब आपने ICD कब डालना है, ICD CRT विद डिफिब्रिलेटर कब डालना है, ये अब डिपेंड करेगा आपके पास कि आपके पास इलेक्ट्रिकल डिसिंक्रोनी कौन सी है और 1 2 3 में कौन सी स्टेज है नेहा की। मेरा ख्याल है ये आपको रट्टा लगाना पड़ता है, इसके MCQs डिफरेंट तरीके से आते हैं, पास टेस्ट में यही इस तरह के बहुत सारे MCQs बनाए हुए हैं। सैफरॉन ने सिर्फ CRT पे ही बात खत्म कर दी है, लेकिन हमने बात आगे भी इसको याद करना है। इसकी पिक्चर आप डाल सकती हैं ग्रुप में? मैंने ग्रुप में डाल दी है। अच्छा सही, ठीक। ठीक है, ये मैं पिक्चर साथ साथ ग्रुप में आपके डालती रहती हूँ, हम ग्रुप को साथ अपने ना टैली करते रहा करो, जब क्लास चल रही है ना तो ग्रुप में भी साथ साथ चलती है वो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है ना वो सेफ नहीं होती, यहाँ पे डाटा सेफ नहीं होता जूम पे, तो इसलिए मैं आपकी ग्रुप पे शेयर करती हूँ, बाद में भी किसी ने देखनी हो। अब हम आ जाते हैं 43 MCQ पे। 45 years old डायबिटिक पेशेंट विद चेस्ट पेन, ECG में उसके ST एलिवेशन है। इंट्रा एओर्टिक बैलून पंपिंग आपके पास ये भी एक टेक्निक है जब आपके पास जो है ना हार्ट फेलियर चल रहा है, लेकिन ये इतनी लेटेस्ट एडवांसेस में नहीं है, इसकी भी इंडिकेशंस होती हैं इंट्रा एओर्टिक। अल मगरिबी ने इसकी 1 2 इंडिकेशंस देखी हुई है, इस टाइम पे मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा, मैं आपको अल मगरिबी से देख के ना इंट्रा एओर्टिक बैलून पंपिंग की इंडिकेशन बता दूंगी कि इसमें आपके पास ये भी हार्ट फेलियर में होता है, इसमें आपको एक स्टेज ECG से कोलैबोरेट करके एक स्टेज पर डालना होता है। इसके पास मेडिसिन 1 में MCQ थे, मैं आपको इंट्रा एओर्टिक बैलून पंपिंग का ना एग्जैक्ट जो है ना वो अल मगरिबी से पढ़ के दोबारा बता दूंगी, इस टाइम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी आपके पास, इसका भी हार्ट फेलियर में एक रोल होता है, लेकिन इसकी भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकती है। क्वेश्चन 42 का आंसर ईवा टैब बिल्कुल हो सकता है, ईवा ब्राइडिन आपके पास हो सकता है, साइनस रिदम में है पेशेंट LB3 के साथ। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास यहाँ पे हमारे पास कोई आंसर नहीं है ईवा टैब का एज सच, और CRT इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा 43 पे आ जाते हैं हम वापस अपने।
45 years old diabetic patient with chest pain, ईसीजी में उसके एलिवेशन हैं 2-3 AVF में। अच्छा, आपको पता है अभी ईसीजी का लेटेस्ट क्राइटेरिया नाइस गाइडलाइंस ने तो चेंज कर दिया था 2 साल पहले। अभी ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है ना, ECS गाइडलाइंस था, तो उसमें भी जो है ना वो आपके पास जो है ना इसमें ऐड हो गया। ईसीजी में मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है, एज रिलेटेड भी है। 40 से कम में तो इतने स्मॉल स्केल इंक्रीज होगा, ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगी क्लास के बाद ना। ये ईसीजी का लेटेस्ट आपके पास अब ऐड हुआ है, ये आपको आपके जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प आउट करेगा। मैं आपको इसके बाद शेयर कर दूंगी। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना ईसीजी में चेंजेस आ गई, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया, हार्ट उसका जो है ना वो रेट सडनली ड्रॉप कर गया 35 पर मिनट में, बीपी उसका जो है वो ड्रॉप कर गया 80/50। ईसीजी में आपके पास क्या हो गया, ब्लॉक आ गया, 3rd डिग्री ब्लॉक। व्हाट विल बी योर बेस्ट चॉइस? अच्छा, अब ये जो है ना मैं आपको एक पिक्चर शेयर करने लगी हूँ आपके ग्रुप पे, एक सेकेंड, एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब इसमें ना ये एक सबको कंफ्यूज करता था एमसीक्यू, जब हमारा टाइम था ना तो लोगों को समझ नहीं आती थी व्हेन टू गिव एट्रोपिन, व्हेन टू गिव आपके पास जो है ना वो आपने टेम्पररी पेसिंग करनी है। एक मैंने आपकी पिक्चर आपके ग्रुप पे शेयर किया व्हाट्सएप, मैं दोबारा बोलूंगी व्हाट्सएप ग्रुप आप अपना एक्टिव रखा करो साथ साथ ना। अच्छा, अब इसको आप देखो, ये अप टू डेट की एक पिक्चर है। इसमें दिखाया हुआ है कि ईसीजी में आपके पास जब ब्लॉक्स विद एमआई है, ठीक है, ब्लॉक्स आपके पास किसी भी किस्म के एमआई के साथ हो सकते हैं, ऑल्दो दे आर कॉमन विद इंफीरियर वॉल एमआई, लेकिन आपके पास एंटीरियर वॉल एमआई के साथ भी हो सकते हैं, लैटरल वॉल एमआई के साथ भी हो सकते हैं। अब आपके पास इंफीरियर वॉल एमआई के साथ है तो फिर आपने क्या करना है? अभी हम बात करते हैं इंफीरियर वॉल एमआई के साथ। आपने देखना है इंफीरियर या पोस्टीरियर वॉल एमआई है, पेशेंट स्टेबल है या नहीं। हीमोडायनामिकली पेशेंट स्टेबल होता है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना आपने, फौरी से जो है ना पैड्स तो लगा के रखने हैं, ट्रांसक्यूटेनियस पैड्स तो लगा के रखने हैं। आपने मायोकार्डिक इस्कीमिया को ट्रीट करना है, आपने जो है ना इवेलुएट करना है कोई रिवर्सिबल कॉजेज है नहीं उसमें, ठीक है। आपने स्टेबल पेशेंट में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है उसको। लेकिन ये भी मैं आपने याद रखना है, मैं इंफीरियर वॉल एमआई के साथ ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ। और अगर आपके पास पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, फिर आपने इसको कैटेगराइज करना है ब्लॉक किस टाइप का है, नोडल है या इंफ्रानोडल है। अब आपके ध्यान में आएगा नोडल क्या होता है, इंफ्रानोडल क्या होता है। नोडल जो होता है ना आपके पास वो नोड्स के अराउंड जो जो आपके पास एवी नोड है ना उसके अराउंड की प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉक होता है। काइंडली बाकी अपने आप को म्यूट रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैंने अभी व्हाट्सएप खोला हुआ, मैं म्यूट नहीं कर पा रही। अच्छा, तो इसमें आपके पास जो है ना जो नोडल है आपके पास, नोडल में एक सेकंड में बाकियों को म्यूट कर दूं पहले प्लीज। जो भी एंटर हुआ करे ना अपने आप को म्यूट करके एंटर हुआ करे। डॉक्टर रबिया प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें काइंडली। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो स्टेबल की तो बात हो गई कि हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, पैड्स लगा देने, ट्रांसक्यूटेनियस के शायद आपको डालना पड़े। अब जब अनस्टेबल पेशेंट है ना जैसा कि हमारे केस में है, अब आपने देखना है वेदर इट इज नोडल ब्लॉक, एवी ब्लॉक है या इंफ्रानोडल। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा नोडल कौन सा होता है, इंफ्रानोडल कौन सा होता है। नोडल होता है एवी नोड के अराउंड, इंफ्रानोडल होता है नोड के नीचे नीचे से ब्लॉक आ रहा है यानी वेंट्रिकुलर लेवल पे। अब नॉर्मली इसको आपको इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, जो 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक है और जो मोबिट्स टाइप 1 है, ठीक है, 2nd डिग्री का मोबिट्स टाइप 1, दे आर नोडल ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये नोडल ब्लॉक में अगर आपके पास मोबिट्स आपके पास 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक दिया हुआ है और उसके साथ अनस्टेबिलिटी दी हुई है तो फिर आपने एट्रोपिन देना है पहले टिल पेशेंट स्टेबलाइज, ठीक है। अगर अभी अनस्टेबल रहता है इसके साथ, अभी हम नोडल की बात कर रहे हैं, नोडल मतलब 1st डिग्री या मोबिट्स टाइप 1, अपने पास लिख लो इसको चाहे। अगर पेशेंट एट्रोपिन के बाद भी अनस्टेबल होता है, एट्रोपिन क्या करती है, हार्ट रेट बढ़ाती है। हमारा एक पेशेंट था, उसको हमने एट्रोपिन दिया, इसी तरह नहीं स्टेबल हुआ, फिर हमने उसे आईवी एमाइनोफिलिन दी, ठीक है। उसके बाद जाके वैसे ना सिरप भी आ रहा होता है इसका, तो हमारे जो थे वहां पे एचओडी ने सिरप पिलाओ फौरी फौरी, इसका बेहतर होगा। आईवी भी होता है आपके पास, सिरप फॉर्म पिलाई थी हमने उसको। अच्छा, फिर उसके बाद भी अनस्टेबल रहता है ना पेशेंट, तो फिर आपने टेम्परेरी पेसिंग डालनी है, ठीक है। अभी हम नोडल की बात कर रहे हैं। अगर इंफ्रानोडल होता है और पेशेंट अनस्टेबल है, एट्रोपिन वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। अब इंफ्रानोडल क्या होता है, जो मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक है और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, वो आपके पास इंफ्रानोडल कहलाते हैं, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्सेस भी थोड़े से ब्रॉड होते हैं निस्बतन, क्योंकि इंफ्रानोडल होते हैं ना वेंट्रिकुलर ओरिजिन के होते हैं। तो फिर आपके हैं तो एवी नोडल, लेकिन एक इंफ्रानोडल है और एक नोडल नोड के अराउंड ही है।
तो इसमें आपने डायरेक्ट इंफ्रानोडल में कोई एट्रोपिन वगैरह का रोल नहीं है, अनस्टेबिलिटी में भी आपने डायरेक्ट पेसिंग करनी है। अब यहाँ पे अब आपके जहन में आएगा थर्ड डिग्री ब्लॉक दिया हुआ है, इंफ्रानोडल ब्लॉक है विद अनस्टेबिलिटी है, तो आपने फौरी फौरी क्या किया, टेम्पररी पेसिंग डाली है। अब हम आ जाते हैं एंटीरियर और लैटरल वॉल एमआई, उनके साथ किसी भी किस्म का ब्लॉक हो, चाहे नोडल हो इंफ्रानोडल हो, आपने क्या करना है, पहले उसको टेम्पररी पेसिंग से डाल के फौरी फौरी परमानेंट के लिए उसको तैयार करना है, क्योंकि इसमें आपके पास परमानेंट ही करना पड़ता है। एंटीरियर वॉल एमआई के बाद अगर ब्लॉक्स होते हैं ना, तो फिर आपने परमानेंट की तरफ जाना होता है, परमानेंट में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप ब्रिजिंग करते हो टेम्पररी के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है इधर से इतनी डिटेल पढ़ने के बाद आपके पास किसी भी फॉर्म में आ जाए, किसी भी टाइप का ब्लॉक आ जाए, स्टेबिलिटी के साथ हो अनस्टेबिलिटी के साथ हो, मेरा नहीं ख्याल आपको मुश्किल होगी इसको पिक करने में। अब देखो इन्होंने बताया हुआ, आर्टिस्ट ने एक्सप्लेन भी किया हुआ, स्टेबल ब्लॉक ब्रेडिकार्डिया इंफीरियर वॉल एमआई के साथ एट्रोपिन दे दो, अनस्टेबल है तो टेम्पररी पेसिंग कर दो। अभी हमने लेकिन इसको यही डिवाइड कर लिया है कि आपने कब एट्रोपिन देनी है, कब आपने जो है ना वो पेसिंग डायरेक्ट कर देनी है। इंफ्रानोडल में तो आपने अनस्टेबिलिटी में डायरेक्ट पेसिंग करनी है। ठीक है, और आपके पास नोडल है तो आप क्या कर लोगे, अनस्टेबिलिटी में पहले एट्रोपिन दोगे, एट्रोपिन से काम नहीं बना आईवी अमाइनोफिलिन, फिर टेम्पररी पेसिंग की तरफ जाओगे। अच्छा डॉक्टर अलविया, इसका जो है ना ये पास उसका है अप टू डेट का। ठीक है, ये हमारे पास अप टू डेट का है। यहाँ पे आपसे बेस्ट ऑप्शन पूछा है, वैसे भी इस एमसीक्यू में बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, हम फ्लड्स वगैरह भी देते हैं, रिससिटेशन साथ साथ करते हैं। अगर वो कहते हैं कि इनिशियल स्टेप बता दो सबसे पहले, इनिशियल तो आपको फ्लड रिससिटेशन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बेस्ट स्टेप जो है ना हमारे पास, वो तो हमारे पास रही है, पेसिंग है। ठीक है, और इस मैकेनिज्म के थ्रू तो वैसे भी पेसिंग है। ये टेबल मैंने आपको अप टू डेट से शेयर किया है। इस टाइम तो ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पीसीआई तो करते रहेंगे, ब्लॉक को तो डील करना है ना। ठीक है, पहले हमें ब्लॉक को देखना पड़ेगा। इस टाइम ब्लॉक चल पड़े, इस टाइम एमआई विद ब्लॉक का टॉपिक चल रहा है, एमआई विद एवी नोडल ब्लॉक्स की बात चल रही है। जब मैंने किया था, मैंने फिर नोडल और इंफ्रा नोडल को बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो फिर मुझे पता चला था कि जो मोबिट्स टाइप 1 और आपके पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, दे आर नोडल, दे आर नोडल, एंड बाकी दो जो है वो इंफ्रा नोडल है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं अपने 44, which one of the following is a cause of reverse splitting of second heart sound? देखो यहाँ पे आपने देखना है, अगर इनिशियल ट्रीटमेंट पूछा है तो रिससिटेशन तो फर्स्ट स्टेप है ही है। ठीक है, आप साथ साथ इनिशियल रिससिटेशन तो करोगे करोगे, फ्लूइड्स वगैरह दोगे दोगे। अगर बेस्ट स्टेप्स आपसे पूछे हुए ना, तो बेस्ट स्टेप आपके पास जो है ना वो आपने टेम्पररी पेसिंग कर देनी है। और बेस्ट स्टेप अगर आपके पास नोडल के साथ पूछा हुआ है, उसमें भी आपने एट्रोपिन वगैरह देनी है, उसमें भी आपके पास जो है ना बेस्ट स्टेप टेम्पररी पेसिंग नहीं होगा अभी, उसमें तो आपने बाद में करनी होती है। ये मेरे पास पीडीएफ नहीं है अप टू डेट की, मैंने ली हुई है सब्सक्रिप्शन, तो इसमें मैंने उधर से आपको भेजी है पिक्चर बना के। अच्छा, अप टू नेक्स्ट पे डेट आते की हैं एक हम। वो अप टू डेट की एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की वो आती है, डोनेशन प्रोग्राम। वो मैं कोशिश करूंगा शेयर करूं ग्रुप में। अगर कोई रजिस्टर करना चाहे तो 1-2 महीने में फिर वो उसको मिल जाती साल के लिए। उसकी प्रोसेस अच्छा में अच्छा, एक हाँ 2-3 महीने लग जाते हैं, उसके बाद फिर 1 साल तक चलती है डोनेशन प्रोग्राम। सही है सही है, चलो गए हो जाएगा तो सबको बेनिफिट हो जाएगा, सबके पास अप टू डेट आ जाएगी। हाँ, ये मुझे किसी और ने भी बताया था कि ऐसा भी कोई सीन होता है। मैम ये इसमें एक हम पहले एमसीक्यूज आते होते थे, मेरे ख्याल पास्ट टेस्ट में भी इस तरह से है कि इंफीरियर वॉल के साथ क्योंकि हार्ट ब्लॉक्स कॉमन है, जब एमआई होता है तो आप उसको थ्रोम्बोलाइज करेंगे तो वो हार्ट ब्लॉक्स रिवर्ट हो जाएंगे, तो वो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो है ना वो अक्सर उसने पीसीआई दिया होता है। तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको काइंडली एक्सप्लेन कर दी, थैंक यू। इन्होंने तो इस सिनेरियो में, अगर वो मुझे प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा, इन्होंने तो थ्रोम्बोलाइज भी कर दिया है पेशेंट को ना, यहाँ पे इधर मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने थ्रोम्बोलाइज वाला स्टेप ऐड कर दिया, यू हैव जी वो थ्रोम्बोलाइज द वही पूछ रहा पेशेंट हूँ कि ना। अगर ये थ्रोम्बोलाइज ना किया होता तो फिर मतलब क्या ऑप्शन है। अच्छा, इसका वो एमसीक्यू अगर आपको याद पड़ रहा है तो वो आप शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं इस चलेगा पॉइंट को दोबारा ठीक। से देख भी लूंगी कि पहले थ्रोम्बोलाइज करना है या पहले ब्लॉक्स को डील करना है। ठीक है, ये पॉइंट भी मैं आपका नोट करके देख के बताऊंगी। जी ठीक है, सिर्फ ये इंफीरियर वॉल में इस तरह से है, बाकी सब में जो है ना वो पेसिंग ही वो अगर आपको एमसीक्यू याद है तो अभी आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दें, है। चलो इसको मैं भी मैं ढूंढता रिकॉर्ड हूँ, करूंगा। मैं ढूंढ के करता हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है 44 एमसीक्यू पे थे हम।
अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड, ये तो हमें पता है, इसमें कोई पैथो रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो है ना वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमारे पास रिवर्स स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है। और हमारे पास उसकी भी कॉजेज लिखी हुई है, जैसा कि इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है लेफ्ट साइडेड मसलों में, जिसमें हमारे पास LB3 आ गया, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गई। राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग में भी मजे की बात है कि रिवर्स स्प्लिटिंग होती है, कि आपके पास राइट वेंट्रिकल की पेसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल वैसे ही देर से बंद होता है, तो फिर आपके पास वो इसमें रिवर्स स्प्लिटिंग इस तरह हो जाती है। ठीक है। और फिक्स स्प्लिटिंग आपके पास ASD में मिलती है। ASD का केस जब क्लिनिकल में भी आता है ना, तो वो सुनना ही यही चाहते हैं कि ASD में आपके पास फिक्स स्प्लिटिंग मिल रही है। ऑल्दो वेरी डिफिकल्ट टू पिक ना फिक्स स्प्लिटिंग, लेकिन ASD में आपको बोलना पड़ता है क्लिनिकल एग्जाम में भी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है और वाइट स्प्लिटिंग, आपको जो राइट साइडेड मसले होते हैं उनमें आपको वाइट स्प्लिटिंग मिल जाती है। 45 MCQ पे आ जाते हैं। 45 में है 75 years old पेशेंट है, प्रेजेंटेड विद पाल्पिटेशंस। रिवर्स स्प्लिटिंग की अदर कॉजेज आपके पास जो भी लेफ्ट साइडेड मसले होंगे ना, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, इनमें हमारे पास जो है ना वो होगा। ठीक है। या फिर आपके पास जो है राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग हो गई, मतलब वो बूस्ट अप हो गया, स्पीड अप हो गया राइट वेंट्रिकल, तो फिर भी रिवर्स स्प्लिटिंग हो जाएगी आपके पास। राइट वेंट्रिकल पहले क्लोज हो जाएगा लेफ्ट में, मतलब बाद में होगा, तो फिर जिसकी वजह से रिवर्स स्प्लिटिंग हो रही होगी। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट MCQ 45। इसमें है 75 years old patient with a history of palpitations and dyspnea. Patient is diagnosed case of ischemic cardiomyopathy with ejection fraction of 30%. अच्छा, atrial fibrillation with heart failure का टॉपिक है बेसिकली ये। ठीक है। What drugs should be used to control the rate? जब भी आपके पास आपने देखा होगा मगरिबी ने भी ये लिखा हुआ है AFib with आपके पास हार्ट फेलियर डायजॉक्सिन का ही रोल है। ठीक है। तो ये एक पेट सी बात है। 46 MCQ पे आते हैं हम अपने। Previously healthy patient है, 45 years old gentleman is admitted to the ER with a sudden onset of shortness of breath. Which one of the following biomarker is used to differentiate between cardiac and the non-cardiac causes? ये जो है ना ये पूछते भी हैं कि BNP जो है ना आपके पास मायोकार्डियम के लिए से रिलीज होता है और इंक्रीज होता है कार्डियक चैम्बर वॉल स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये स्पेसिफिक, तो एक किस्म का स्पेसिफिक आ रहा होता है मार्कर जो कि डिफरेंशिएट करता है कार्डियक और नॉन कार्डियक डिस्निया को। ठीक है। इसका कहते हैं कि इसकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी होती है, और BNP का डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस दोनों है। 47 हमारे पास है डायग्नोस्ड केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट कंप्लेन्स ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ राइट साइडेड बॉडी वीकनेस, CT विद इन 2 weeks, विद इन 2 hours ऑफ वीकनेस इज नॉर्मल। आपको पता है वैसे भी कि 24 hours में अगर इस्कीमिक हो तो आपके पास वो नॉर्मल आ जाता है। व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन? आपको यहाँ पे बता दिया उन्होंने क्लियर कट, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ है तो सेप्टिक एम्बोलाई गया होगा। आपने याद रखना है कि अगर आपके पास इसी ऑप्शन में एंटीबायोटिक का ऑप्शन होता ना, तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी थी। ठीक है। अब एंटीबायोटिक का ऑप्शन नहीं है तो सपोर्टिव केयर फॉर स्ट्रोक, बिकॉज सेप्टिक एम्बोलिज्म में कोई भी एंटीप्लेटलेट का ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है। अब ये ही MCQ डिफरेंट तरीके से आया है। विजडम में उन्होंने एंटीबायोटिक एक जगह पे ऐड की हुई है तो उन्होंने एंटीबायोटिक चूज किया हुआ है। अगर एंटीबायोटिक का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप सपोर्टिव केयर फॉर स्ट्रोक कर लोगे। अच्छा, 48 MCQ पे आते हैं हम अपने। A patient with Marfan syndrome becomes pregnant. The risk of aortic dissection, ये आपको पता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। 49 पे आते हैं वापस अपने MCQ। A young patient is diagnosed as having Prinzmetal angina. What treatment should be given to prevent episodes? अच्छा, इस MCQ पे ना जब हम कर रहे थे लोग बहस क्या करते थे भाई नाइट्रेट्स है निफेडिपिन। आपने याद रखना है कि एक्यूट पूछा हुआ है ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन पूछी हुई है। एक्यूट ट्रीटमेंट में आपके पास नाइट्रेट्स का रोल है, नो डाउट, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स, लेकिन अगर आपके पास प्रिवेंशन है ना तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करते हैं। निफेडिपिन, फिलोडिपिन, इसका लिखा हुआ होता है हर जगह। ठीक है। प्रिवेंशन और एक्यूट एपिसोड को डिफरेंशिएट करना है। वैसे एक मजे की बात बताती हूँ आपको, प्रिंसमेटल एंजाइना आपके पास ST एलिवेशन टाइप एंजाइना होता है, इसमें ST एलिवेशन हो रही होती है। और हमारी जो मेरी HOD थी वार्ड की, वो कहा करती थी कि आपके पास जो है ना पेशेंट अगर अर्ली मॉर्निंग में MI के साथ है तो जब खोलोगे तो बेसिकली वो MI नहीं प्रिंसमेटल निकलेगा, इसके ST एलिवेशन होगी लेकिन कार्डियक एंजाइम इसके नॉर्मल आ जाएंगे। तो अक्सर हम प्रिंसमेटल एंजाइना को देखते भी थे और फिर उसको ट्रीटमेंट इसका डिफरेंट होता है। ठीक है। लोग उसको MI के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, ऑल्दो इट इज प्रिंसमेटल होता वेजोस्पाज्म की वजह से, इसीलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का रूल होता है। और सर्दियों में वेजोस्पाज्म बढ़ जाता है अर्ली मॉर्निंग में, तो इसी वजह से
सर्दियों की मॉर्निंग में पेशेंट आते हैं ज्यादा। पास मेडिसिन ने इसके एमसीक्यूज बनाए हुए भी इस तरह के हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो 50 एमसीक्यू है। 50 years old patient is diagnosed as having inferior wall STEMI, has developed hypotension with normal heart rate, ECG में ST elevation in lead 3 more than lead 2, you suspect right ventricular infarction। अच्छा, अब आपके पास कौन सी लीड में हाईएस्ट सेंसिटिविटी आएगी? ये तो एक V4 राइट, जो राइट साइड पे आप V4 लगाओगे ना, जब इन्हीं चेस्ट लीड्स को आप राइट साइड पे लगाओगे, ठीक है, तो आपके पास जो है ना जो V4 वाली होगी उसमें आपके पास जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होगी। मजे की बात ये है कि मेरे टॉक्स में हमारे पास ईसीजी जो आई थी ना वो इंफीरियर वॉल एमआई विद राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन थी। इसके ना 3 पॉइंट्स होते हैं। इंफीरियर वॉल एमआई अगर विद राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन है ना, लीड 3 में आपके पास ना एलिवेशन मोर देन लीड 2 होती है। और इसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपके पास जो है ना V1 चाहे V1 और V2 में ना एक एक लीड में थोड़ा डिप्रेशन होता है और V2 में आपके पास एलिवेशन भी मिल सकती है। तो आप राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन सस्पेक्ट करते हो। समटाइम्स वो जो ईसीजी एग्जाम में देते हैं तो उन्होंने हमें राइट साइड पे लिखा हुआ था V1 राइट, V2 राइट, V4 राइट, तो ये चीजें लिखी हुई थी उन्होंने, तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, तो उससे साफ पता चल रहा था कि राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन है इंफीरियर वॉल एमआई के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इंफीरियर वॉल एमआई विद राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 51 है, 16 years old female with generally having unwell with a pyrexia, painful swollen joints. She has recently suffering from a sore throat. On examination, there is evidence of synovitis in the knees and ankles, although on previous it was evident in the wrist and elbows. अच्छा, आप एक पढ़ा करते थे कि माइग्रेटरी आर्थराइटिस ना, आप इंशाल्लाह जब लॉन्ग केस की तैयारी कर रहे होंगे तो माइग्रेटरी आर्थराइटिस ना, रूमेटिक फीवर वन ऑफ द कॉज ऑफ माइग्रेटरी आर्थराइटिस, जिसमें आपके पास क्या होता है, एक जगह जॉइंट पेन सेटल्ड हो रहा होता है, दूसरी जगह पे शुरू हो रहा होता है। ठीक है, मैं इसमें आंसर नहीं हाइड कर सकती, मैं ये एक पीडीएफ फॉर्म में बुक है, मैं इसमें आंसर कैसे हाइड कर सकती हूँ, मुझे ये बताएं। आंसर नहीं हाइड हो सकते इसके, आप खुद ना देखो आंसर अपने उसमें, देखो उसमें खुद हाइड कर दो और खुद इसे पढ़ो फिर, मैम क्योंकि पीडीएफ फॉर्म उसमें में इसका जो आंसर। प्रीवियस एमसीक्यूज था राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन वाला, उसमें रिवर्स बरहनम फेनोमेना, ये क्या है मैम? थोड़ा एक्सप्लेनेशन में इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो लॉस हो जाता है इसमें बेसिकली, कि आपके पास बाय वेंट्रिकुलर जो इंटरडिपेंडेंस है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बर्नहाइम फिनोमेनन, जो आपके पास जो है ना इसका फीचर है राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन का। ठीक है, आपके पास नॉर्मली क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जैसे राइट वेंट्रिकल डायलेट करता है, मोशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसमें ऑल्टर होता है, सेप्टम शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पे टुवर्ड्स डायस्टली। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होती है वो इम्पेड हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है। नॉर्मली आपके पास इंटर जो वेंट्रिकल्स हैं आपस में डिपेंडेंसी है इनकी। जब आपके पास राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन शुरू होता है, जो ये डिपेंडेंसी होती है, तो ये आपके पास बाई वेंट्रिकुलर इंटरडिपेंडेंसी लॉस होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखो राइट वेंट्रिकल इस टाइम वेंट्रिकल का इट सेल्फ इंफार्क्शन हो गया। पहले तो हम वॉल शॉल्स का पढ़ रहे हैं ना, इंफार्क्शन इंफीरियर वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई, अब यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा इंफार्क्शन हुआ है वेंट्रिकल का हो गया इट सेल्फ। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना ये रिवर्स बर्नहाइम फिनोमेनन कहलाता है। 51 पे हमारे पास हम पढ़ रहे थे, ये टिपिकल जो है ना वो रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री थी। मैं आपको बताई थी माइग्रेटरी आर्थराइटिस, इसका ना जोन्स क्राइटेरिया होता है। जोन्स में आप पिक्चर बना लो, जो ओ है ना उसकी जगह दिल बना लो। ठीक है, तो जे से जॉइंट्स, ओ से आपके पास जो है ना जो है वो कार्डाइटिस, हार्ट की दिल की पिक्चर बनाओगे ना तो ओ मतलब कार्डाइटिस, एन से नोड्यूल्स, ई से एरिथेमा मार्जिनेटम, एस से सिडानम स्कोरिया। रूमेटिक फीवर का ना अब एक लेटेस्ट जो 2015 में रिवाइज क्राइटेरिया ना वो मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। उसमें उन्होंने ना डेवलपिंग कंट्रीज का थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट डाल दिया, मैं आपके ग्रुप पे वो वाला शेयर कर रही हूँ क्राइटेरिया। ये पास में डेविडसन ने भी ऐड किया है और इसको जनाब आला सीएमडीटी ने भी ऐड कर दिया। ये वैसे रिवाइज क्राइटेरिया 2015 का, इसमें थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने थोड़ा सा और लाइट कर दिया क्राइटेरिया, क्योंकि उधर रूमेटिक फीवर ज्यादा कॉमन है। ये मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया, देखो उन्होंने लो रिस्क और हाई रिस्क में इसको डिवाइड करके उसमें उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, उसमें उन्होंने ना आर्थराइटिस मेजर क्राइटेरिया में आर्थराइटिस, मोनो आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस को भी लिया हुआ है। जो आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे लो रिस्क है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें पोली आर्थराइटिस सिर्फ लिया हुआ है। ठीक है, ये एक ये डिफरेंस है।
तो ये आपके पास रिवाइज क्राइटेरिया है। और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ESR उन्होंने 60 से ऊपर मानी हुई है। हमारे जैसी कंट्रीज में 30 से भी ऊपर सिग्निफिकेंट कंसिडर की हुई होती है माइनर क्राइटेरिया में आपने। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया 2015 रिवाइज्ड है। डॉक्टर मारिया, अगर हमने 20 MCQs आज किए ना तो फिर हमारा सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है, तो 30 पहले भी हम कल परसों से 20 कर रहे हैं, तो आज थोड़े हमें 70 तक करने पड़ेंगे ताकि हम अपना सिलेबस कवर कर सकें। अच्छा, ये आपके पास मैंने मटेरियल मैं आपको शेयर किया जा रही हूँ, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है दोबारा सुन सकते हो। अब तो बल्कि मुझे बच्चे कहते हैं एग्जाम्स तक को, तो मैं एग्जाम्स तक भी रखूंगी आपके पास, आप आराम से कर सकते हो, स्लो स्लो चलते रहो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट exacerbate digoxin toxicity? आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डाययूरेटिक से भी होता है, हाइपोकालेमिया इटसेल्फ है, एल्कलोसिस ये भी वर्सन करेगी, मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास नहीं वर्सन करता, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या कर देता है? आपने कभी स्टोन हार्ट सिंड्रोम का नाम सुना होगा, ये हमने एक MCQ भी किया मास्टर दी IMM में, IMM लेवल पे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये आपके पास जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है स्टोन हार्ट सिंड्रोम कर देती है। ठीक है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन करके स्टोन हार्ट कर देती है, तो ये भी आप नहीं दे सकते। तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का ऑप्शन जो है ना, कभी आपको जब MCQ सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही हो ना आंसर में, तो एक्सक्लूड करते जाया करो कि जो मतलब सही सही है, तो फिर जो अगर नहीं समझ आ रहा कौन सा होगा, तो जो बच जाता है आंसर वही बचेगा फिर। अच्छा, 53 हमारे पास है 25 years old patient with history of ingestion of unknown quantity of digoxin. His pulse is 60, 95, sorry, 95 per minute. Blood pressure is 100 per 100 over 65. Labs are normal. ECG में multiple premature beats आ गई। आपने चारकोन और DG fab fragments भी दे दिए। After 10 minutes ECG में आपके पास VT चल पड़ा है। Patient is dizzy, sweaty, BP drops. What is the most appropriate? अच्छा, आपने याद रखना है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी अरिदमिया आपके पास शॉक के साथ आ जाता है, हार्ट फेलियर के साथ आ जाता है, कंफ्यूजन के साथ आ जाता है पेशेंट, आपने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्ट करना है। कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप इलेक्ट्रिकली कार्डियोवर्ट नहीं कर सकते, उनमें से वन ऑफ देम इज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बाद अगर आपके पास VT या कोई भी अरिदमिया चला है, चाहे आपके पास पेशेंट अनस्टेबल है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, आपने DC कार्डियोवर्जन नहीं करनी, आपने फेनेटोइन देनी है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन के साथ चाहे हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी के साथ अरिदमिया हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने नहीं देनी, आपने इस चीज को जो है ना DC कार्डियोवर्जन नहीं देनी। डाइजॉक्सिन का एक और MCQ आता है कि एमाइलोडोसिस के साथ भी डाइजॉक्सिन नहीं देनी, ये एमाइलोडोसिस में उसके फ्रेगमेंट्स के साथ मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का टॉपिक आपके पास आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैं आपको एक टॉपिक इसमें जो है ना, कब आपने जो है इसमें डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज दे देनी है, डिजिटल फैब फ्रेगमेंट्स दे देने हैं, कहाँ पे आपने सिंपल जो है मैनेजमेंट अरिथमियास को कंट्रोल करना है, ये मैं आपको शेयर करूंगी डिटेल में। 5 इंडिकेशंस है जिसमें आपने फ्रेगमेंट्स देने हैं, तो ये मैं आपको अपने ग्रुप पे शेयर करूंगी इंडिकेशंस ना। ठीक है, डाइजॉक्सिन के अलावा मल्टीपल एट्रियल जो है ना, मल्टीपल एट्रियल फोकल टेकिकार्डिया था। ठीक है, एक मुझे ये याद आ रहा है, मैंने अपने नोट्स में तीसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है। मास्टर दी IMM किसी के पास है ना, तो मास्टर दी IMM में साइड पे बना हुआ था ये टेबल, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 3 इंडिकेशंस मैंने अपने नोट्स में लिखी थी, अगर आप कहोगे तो मैं सुबह आपको वो अपने नोट्स से निकाल के ना, अभी वो मेरे ऊपर रूम में पड़े हुए हैं, तो मैं शेयर कर दूंगी वो। ठीक है, तो वो आपके पास 3 इंडिकेशन लिखी, मैं डाइजॉक्सिन इज वन ऑफ देम, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगी सुबह। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि ना मैं जो है ना वो भूल भी जाती हूँ शेयर करना, तो आप जब कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है ना, उसको याद आया करे कि ये चीज मैंने कही है, तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो कि आपने ये चीज कही थी, आपने शेयर नहीं किया तक, तो मुझे फिर याद आ जाती है कि मैंने शेयर करनी है। अच्छा, इसमें अब आपके पास जो है ना फेनिटोइन का रोल है, फेनिटोइन आप दोगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ हम आ जाते हैं 54। ये मेरा पेसिस का वाइवा था, इस जो ये सिनेरियो बनाया हुआ है, इसमें 55 years old पेशेंट है विद MI 6 years back, suddenly developed shortness of breath, cough with breathy sputum. पेशेंट को हार्ट सिस्टोलिक मर्मर भी आना शुरू हो गया। These sequences of events are caused by
बेसिकली एक्यूट एमआर डेवलप हुआ है पेशेंट को। हमारा पेशेंट, मेरा पेशेंट में पेशेंट एमआर का पेशेंट था, उन्होंने मुझे कहा ये एक्यूट एमआर है। मैंने कहा एक्यूट एमआर हो ही नहीं सकता, दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ सर्जरी ना। आपके पास एग्जाम में क्रॉनिक एमआर आता है, क्रॉनिक एमआर आपके पास इस्केमिक हार्ट डिजीज वगैरह के साथ भी हो सकता है, मल्टीपल न्यूमैटिक फीवर के साथ भी हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस वगैरह के साथ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है ना, जब एक्यूट होता है ना, जैसे सडनली एमआई के बाद सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हुई है, तो ये पैपिलरी मसल रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर एमआई ना, ये भी एक अच्छा टॉपिक अल मगरबी का है, जिसमें उन्होंने टाइम पीरियड के बाद बताई हुई है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी आ सकते हैं, एमआई के बाद एरिथमियाज भी चल सकते हैं, आपके पास पेशेंट पैपिलरी मसल रप्चर के साथ भी आ सकता है। ठीक है, जब भी पेशेंट में आफ्टर एमआई ऑल ऑफ द सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई और मरमर आना शुरू हो गया, दैट इज पैपिलरी मसल रप्चर, एक्यूट एमआई है। ठीक है, ये आपका इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, आपने वाल्व रिप्लेसमेंट करनी होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 55 पे। 35 years old patient with palpitations. She has no significant past medical history and does not take regular medication. BP उसका 120/70, heart rate 180, ECG पे जो है ना आपके पास जो है ना वो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया आ गया। She has given 6 milligram of adenosine with दो इफेक्ट ना। एडिनोसिन जब आप दे रहे हो तो आप पहले हिस्ट्री क्या लेते हो, एस्थमा की हिस्ट्री जरूर एक्सक्लूड कर लेते हो। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने एस्थमा की हिस्ट्री रूल आउट कर ली, आपने एडिनोसिन दिया, मैंने आपको कल भी बताया था 6 मिलीग्राम दिया, नहीं इफेक्ट है, रिपीट डोज करो। रिपीट डोज 12 मिलीग्राम, मैक्सिमम 30 मिलीग्राम। और फिर उसके बाद आपको अगर उससे भी नहीं फर्क पड़ रहा तो फिर आप सेकंड लाइन विरापामिल वगैरह पे भी जा सकते हो। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में भी कमेंट पढ़ लूं साथ क्या कह रहे हैं। सेप्टल रप्चर जो है ना, सेप्टल रप्चर आपके पास जो पैपिलरी मसल्स का रप्चर जो है वो अलग चीज है। सेप्टल रप्चर जो है ना, वीएसटी वगैरह भी इसके साथ हो सकता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल जो है आपके पास, ये भी हो सकता है रप्चर, सेप्टम का रप्चर हो जाना। 6, 12, 12 मैक्सिमम 30। हाँ जी बिल्कुल, वीएसडी भी आपके पास सिस्टोलिक करेगा। उसका एक एमसीक्यू पास मेडिसिन वालों ने दिया हुआ है, शंटिंग वाला, ऑक्सीजन सैचुरेशन का, कैथेटराइजेशन। आप ये वीएसडी और इसको डिफरेंशिएट करते हो कैथेटराइजेशन पे। वीएसडी में आपके पास क्या हो जाता है, राइट साइड पे क्या हो जाता है, आपके पास सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। एमआर में मैंने आपको बताया था, किसी भी वेल्व्यूलर में आपके पास क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस आता है। ठीक है, अक्रॉस द वाल्व। और इसमें आपके पास जो शंट्स होते हैं, जो जैसे कि वीएसडी हुआ है, इसमें आपके पास जो है ना वो सैचुरेशन जो होती है वो राइट साइड की बढ़ जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में चला जाता है, तो सैचुरेशन 70 से ऊपर चली जाती है राइट साइड की। ठीक है, ये पास मेडिसिन ने एक एमसीक्यू दिया हुआ था। क्लियर हो गया आपको? मैडम अगर ये कैथ नहीं एडिनोसिन है की तो गाइडलाइन। कैथ कैथेटराइजेशन के बगैर तो आप नहीं, इसमें एमसीक्यू में अगर आपके पास इसमें टिपिकल या तो लोकेशन बताई दी होगी। ठीक है, वीएसडी का मरमर आपके पास कहाँ पे आएगा, वो आपके पास जो है ना राइट, आपके पास लेफ्ट पैरास्टर्नल पे आएगा। और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है आपके पास मरमर अक्रॉस द एपेक्स आएगा, ज्यादातर एपेक्स वाली साइड पे आएगा। ठीक है, अगर कैथेटराइजेशन नहीं दी गई आपको। कैथेटराइजेशन आपके पास यही है ना कि आपने देखना है कि सैचुरेशन किस चैम्बर में हार्ट की कितनी है। ठीक है, और आपने चेक करना है अक्रॉस द प्रेशर कितना है, कितने चैम्बर्स में कैसा प्रेशर है, यही कैथेटराइजेशन कराती है। ये आपके पास एमआरसीपी वाले कैंडिडेट्स तो डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उनको तो ये बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन एफसीपीएस में भी ये बहुत हेल्प आउट करती है एग्जाम में, अगर आपको अच्छी आती हो कार्डियक कैथेटराइजेशन। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू हम आते हैं 56 पे। 50 years old patient with a severe crushing central chest pain, ECG में dominant R wave V1 V2 में आ गई है आपके पास। T waves were also double। आपके पास क्या होता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर वॉल एमआई के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके पास, V1 V2 में आर वेव का आ जाना, अपराइट टी वेव्स होना। वैसे तो एमआई के साथ आपके पास टी वेव्स इन्वर्जन हो जाती है ना, तो इसीलिए उन्होंने अपराइट टी वेव, टॉल टी वेव्स बोला हुआ है। जब आप उसमें चेक करते हो ना उल्टी करके, तो आपको एलिवेशंस लगती हैं, तो इसी को आप पोस्टीरियर वॉल एमआई करते हो। ये एक ना इस पे बड़ी बहस हुआ करती थी जब मैं आईएमएम कर रही थी कि पोस्टीरियर वॉल एमआई के साथ कौन सी वेसल चूज करनी है। इसमें डिफरेंट रेशो के साथ ऑक्सफोर्ड ने डिफरेंट दी हुई है, पास मेडिसिन ने। तो आपके पास इन्होंने ना क्लियर कट कर दिया कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी वो तो 100% है। अब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी समटाइम्स लिखा हुआ है कि वो आरसी की ब्रांच है, समटाइम्स लिखा होता है वो ब्रांच हो जाती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की। तो इस वजह से ना एमसीक्यू बड़ा मसला करता था।
ठीक है। तो लेकिन अब जब आपके पास डायरेक्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में तो कोई बहस ही नहीं है, तो वो तो आंसर बनेगा। 57 हमारे पास है कि 40 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, ट्रांसथोरेसिक एको के हुई है उसकी फॉर अ फॉलो। ठीक है। ही हैज दिस डायग्नोसिस ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हॉकम है उसको। ठीक है। अब क्लिनिकली सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है, लाउडेस्ट है इन द राइट अपर चेस्ट, राइट अपर स्टर्नल एज। ईसीजी पे लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस विद एलवीएच पैटर्न। ये आपके पास लास्ट साइड में भी एमसीक्यू आया है कि एलवीएच पैटर्न ईसीजी में आपके पास मिल सकता है हॉकम में। Which one of the following is not a risk factor of the sudden death? अब रिस्क ऑफ सडन डेथ क्या होता है हॉकम में? फैमिली हिस्ट्री हो, सिनकपी की हिस्ट्री हो, मैसिव वॉल थिकनेस 30 जो कि 3 सेंटीमीटर की इक्वल होती है। समटाइम्स वो 3 सेंटीमीटर दे देते हैं 30 के बजाय, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं, भाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। नॉन सस्टेन बीटी, समटाइम्स पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सस्टेन बीटी दे देते हैं, तो नॉन सस्टेन बीटी होना चाहिए जो कि रिस्क फैक्टर है। ठीक है। और एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये रिस्क फैक्टर है। तो बाकी सारे रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं आपके पास, जैसे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह। सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ द माइट्रल वाल्व इसका फीचर है, लेकिन इसका जो है ना वो रिस्क ऑफ डेथ नहीं है। इसका मैं एक निमोनिक बता देती हूँ आपको, हॉकम के साथ होता है मिस्टर सैम हैश। माइट्रल रिगर्जिटेशन, सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन, सैम से सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन, हैश से एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रोफी, मिस्टर सैम हैश। ठीक है। ये इसके साथ निमोनिक होता है, हॉकम का निमोनिक जो हम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 58 एमसीक्यू। ये हमारे पास 55 इयर्स ओल्ड सीएलडी पेशेंट है, डायग्नोज केस ऑफ एलवीएफ विद इजेक्शन फ्रैक्शन 28%। अब ये देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं साइनस रिदम में है, हार्ट रेट भी उसका जो है ना वो 105 है, 75 से ऊपर है, बाकी सारी मेडिकेशन ले चुका है। अब देखो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, इसमें ईवा टैब ऐड कर देनी है, ईवा ब्रेडिन। ठीक है। ये एमसीक्यू आप कह रहे थे ना पास मेडिसिन में, वहां पे उन्होंने सीआरटी का ऑप्शन दिया था, ईवा टैब का नहीं दिया हुआ तो ईवा ईवा ब्रेडिन और सीआरटी सेकंड लाइन में ऐड किए हुए हैं इसने ईसीएस गाइडलाइंस में भी। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया पहले भी। 59 हमारे पास है कि 19 years old male patient is presents to the ER with severe epigastric and retrosternal pain. He also gave a history of pyrexial illness over the preceding few days. He has not been able to sleep. He finds as lying down extremely uncomfortable. ऑन एग्जामिनेशन रब आ रही है, टिपिकल आपको पता चल रहा है, रब भी मिल गई, पेरिकार्डिटिस की तरफ लेके जा रहे हैं। ईसीजी पे आपके पास डिफ्यूज एसटी एलिवेशन, आपको पता है इसमें पीआर डिप्रेशन और एसटी एलिवेशन इसका फीचर होते हैं। और फ्लू लाइक इलनेस वायरल ज्यादा कॉमन कॉज होती है पेरिकार्डाइटिस की। आपको पता है इसमें आपके पास क्या होता है, एनसिड्स का रोल होता है, तो आइबोब्रुफिन आपने देनी होती है। बेसिकली ये वायरल के साथ हुआ हुआ है, वायरल पेरिकार्डाइटिस, तो आपने सिर्फ जो है ना एनसिड इसमें देना होता है इनिशियल। ठीक है। और फिर अगर इससे नहीं फर्क पड़ता तो फिर आप कॉल्चिसिन ऐड करते हो। कॉल्चिसिन से फिर फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप प्रेडनिसोलोन ऐड करते हो। इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप सर्जिकल उसकी तरफ जाते हो। ये मेरा एसआर शिफ्ट के इंटरव्यू में सारा वाइवा हुआ था जो पीपीएससी का था। अच्छा, 60 हमारे पास है एमसीक्यू। 45 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, लीकिंग एओर्टिक वाल्व प्रोस्थेसिस। कहते हैं कि जब भी आपके पास एओर्टिक वाल्व या कोई भी वाल्व प्रोस्थेसिस डला हुआ है और वो लीकिंग उसकी स्टार्ट हो गई है, दैट इज जो है ना मतलब वो तो फिर रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन है कि वाल्व खराब हो गया, दोबारा से री रिप्लेसमेंट होगा। वाल्व खराब हो गया, लीकी वाल्व इज ऑलवेज एब्नॉर्मल। ठीक है। इसीलिए जब हम पेसेस में तैयारी करते थे, पेसेस में ये इनके फेवरेट टॉपिक है, डीवीआर, एमवीआर, एवीआर, वाल्व रिप्लेसमेंट ना, जो पेसेस के आप में से कैंडिडेट्स होंगे बाद में इंशाल्लाह। तो उसमें आपके पास ना इनके फेवरेट टॉपिक है, तो उसमें हम यही कहते थे कि अगर इनमें रिगर्जिटेंट मरमर आना शुरू हो गया ना इनके साथ, तो दैट इज मीन्स कि एबनॉर्मल हो गई है, कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है वाल्व में। ठीक है। लीकी वाल्व से मुराद ही यही है कि रिगर्जिटेशन हो गई है। अब उसके पास उसको स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया भी हो गया। ईसीजी अनरिमार्केबल आफ्टर 3 days of वेंको जेंटा रिफेम्पिसिन फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल इज फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। ये आपके पास जो है ना एब्सेस फॉर्मेशन को भी शो करती है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें क्या है कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की वजह से नहीं है, ये एब्सेस फॉर्मेशन की वजह से है, तो सेप्टल एब्सेस फॉर्मेशन हो गई है। 61 पे आते हैं। 59 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन के साथ, रेडिएटिंग टू द बोथ आर्म्स। पेशेंट हैज पल्मोनरी एडीमा, ईसीजी में एलिवेशंस हैं उसके V1 V2 V3 V4 में। अब पल्स उसकी कम हो गई है।
अब आपको पता है, अभी हम ये करके आए हैं कि आपके पास अगर एंटीरियर वॉल एमआई के साथ हो जाती हैं चीजें, हार्ड ब्लॉक होता है, तो अगर आपके पास पूछा हुआ नेक्स्ट बेस्ट है, तो आपके पास कौन सी है? टेम्परेरी ट्रांसवीनस है। टेम्परेरी ट्रांसवीनस को आप प्रेफर करते हो ट्रांसक्यूटेनियस की निस्बत। कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस के ना जरा जो है ना वो स्किन में जो है ना वो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ट्रांसवीनस को प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे पास पहले नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रांस टेम्परेरी है। अगर वो पूछेंगे बेस्ट कौन सा है, तो वो परमानेंट है। एंटीरियर वॉल के बाद परमानेंट होता है बेस्ट ट्रीटमेंट। आपने ना इनमें नजर रखनी होती है पूछना क्या चाह रहे हैं एमसीक्यू में। अच्छा, 62 हमारे पास है कि 55 years old male patient known to have ankylosing spondylitis, अच्छा, is referred for evaluation for a murmur। अब आपको पता है कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ हम बहुत सारे एज पढ़ते थे, उनमें से एक ए आर होता था, aortic regurgitation। तो यकीनन ये एमसीक्यूसी का ही होगा। पल्स उसकी 88 और बाउंडिंग, बीपी उसका 140, 60। आपको पता है इसमें एपेक्स भी डिस्प्लेस हो जाती है एआर में। रिगर्जिटेशन में आपके पास एपेक्स भी डिस्प्लेस होती है, स्टेनोसिस में नहीं होती। अब आपके पास आईसी जो है ना वो 6 इंटरकॉस्टल स्पेस दैट इज डिफ्यूज एंड हाइपरडायनामिक। अ डायस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट स्टर्नल एज इज हर्ड, ये भी आपके पास उसका फीचर है। अब ईसीजी पे आपके पास स्पेयर एआर। अब आपके पास सॉरी एको पे स्पेयर एआर। अब आपके पास जब स्पेयर एआर हो जाए ना, जब भी किसी भी मर्मर की स्पेयरिटी आ जाए, वो इटसेल्फ एन इंडिकेशन है वाल्व रिप्लेसमेंट। यहाँ पे तो ईएफ भी कम दिखा दिया, ईएफ 55 से कम हो जाना इसमें। अब जो है ना लेटेस्ट उन्होंने 55 से कम भी डाल दिया, जो लेटेस्ट सीएमडीटी ने ना ऐड किया एआर को। और वैसे पुराना जो चल रहा था वो 50% चल रहा था। या फिर आपके पास जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक डायमीटर जो है ना वो आपके पास जो है ना वो बढ़ जाना, तो ये आपके पास वाल्व रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन है। एआर में अब एक टेक्निक आई गई है ट्रांसवीनस टैवी की टेक्निक ना, ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। ठीक है, एआर में वैसे ज्यादातर तो एएस में भी करते हो, लेकिन एआर में भी कर सकते हो ये टेक्निक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वाल्व रिप्लेसमेंट करनी है, इट्सेल्फ इंडिकेशन है। नेक्स्ट आते हैं 63 पे। हमारे पास 63 में है कि 23 years old patient admitted with एज एन इमरजेंसी विद सडन ऑनसेट ऑफ palpitations। ईसीजी पे उसको जो है ना वो एट्रियल फिब्रिलेशन विद वेंट्रिकुलर रेट उसका जो है ना। अच्छा, बीपी उसका 85 सिस्टोलिक, और इलेक्ट्रिकली कार्डियोवर्ट भी कर दिया। पीआर इंटरवल उसका 100, और स्लर्ड आपके पास ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली क्या वो बताना चाह रहे हैं, डब्ल्यू पे डब्ल्यू बता रहे हैं, पीआर इंटरवल शॉर्टन दिखा के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि पीआर इंटरवल शॉर्टन स्लर्ड आपके पास है, तो ये हमारे पास डब्ल्यू पे डब्ल्यू है। डब्ल्यू पे डब्ल्यू के साथ एवीआरटी होता है। एक और मैं चीज आपको डब्ल्यू पे डब्ल्यू के साथ बता दूं, इसके साथ दो टाइप्स होती हैं, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए में आपके पास लेफ्ट साइडेड पाथवे होता है। लेफ्ट साइडेड पाथवे क्या करता है, हार्ट को राइट साइड पे पुश करता है, और आपके पास राइट एक्सिस डेविएशन आती है और आर वेव आती है इन लीड V1। और जो टाइप बी होता है वो उसमें आपके पास राइट साइडेड पाथवे होता है, जो कि आपके हार्ट को लेफ्ट साइड पे पुश करता है, तो आपके पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आता है। अब आपके पास इसके साथ एवीआरटी होता है। एवीआरटी भी इसमें आगे हम पढ़ेंगे ईसीजी के एवीआरटी की टाइप्स, ऑर्थोड्रोमिक, एंटीड्रोमिक, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक आध एमसीक्यू आएगा। अच्छा, एमसीक्यूज हमारे सारे कवर होंगे होंगे सीआरटी जैसे हमने किया, टॉपिक तकरीबन सारे कवर होंगे। बस आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से रखना है कि हम कर लेंगे सारा कुछ, मतलब हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल न्यू अभी इन्होंने सिर्फ उठाई है तैयारी, तो उनको सारे टॉपिक्स मिलते जाएंगे सब राउंड में। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो है ना इसमें देखना होता है कि इसमें कोई ड्रग्स नहीं देनी होती। ठीक है, मैंने उसका निमोनिक बनाया हुआ देव्स का, DAVS, डाइजॉक्सिन एडिनोसिन विरापामिल सोटालोल। ये आपके पास एमसीक्यू भी आ जाता है कि डब्ल्यू पे डब्ल्यू के साथ जो है ना उन्होंने जान के डाइजॉक्सिन दी हुई होती है, एडिनोसिन विरापामिल। डब्ल्यू पे डब्ल्यू के साथ एसपीटी चल रहा है, तो अब एडिनोसिन देनी है या नहीं? नहीं देनी, एडिनोसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रैक्टरी पाथवे के थ्रू बढ़ा देगी जो एक्सेसरी पाथवे है, और मजीद वर्सन कर देगी, वरना तो एसपीटी में आप एडिनोसिन दे रहे हो। एसपी एवीआरटी इज द टाइप ऑफ एसपीटी। तो आपने देव्स का निमोनिक याद रखना है, डाइजॉक्सिन एडिनोसिन विरापामिल सोटालोल। ठीक है, देव्स का निमोनिक है डाइजॉक्सिन एडिनोसिन विरापामिल सोटालोल। डब्ल्यू में नहीं देना होता, तो ये चीज भी आपने ध्यान से रहते हुए चलनी है। इसका बेस्ट पाथवे तो यही होता है कि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर दो एक्सेसरी पाथवे की। 64 एमसीक्यू पे आते हैं हम अपने। ये मेरे साथ एमआरसीपी में एक हिंदू कोलीग थी आदिति, तो उसने ये निमोनिक देव बनाया हुआ था कि हमारा देव होता है, तो हम देव का बहुत वो करते हैं, देव सामने नहीं देना इसमें। डाइजॉक्सिन एडिनोसिन विरापामिल एंड सोटालोल।
अच्छा, हमारे पास 64 MCQ है। नहीं, देव नहीं है, देव्स है। एस डाल दो, ई की जगह एस डाल दो। अच्छा, 64 हमारे पास MCQ है। 73 years old women collapses in the ward just 24 hours after PPM, परमानेंट पेसमेकर इसमें इंसर्शन के बाद। अच्छा, फॉर एपिसोड्स ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक उसको डाला गया था। अब उसकी 30 पल्स आ रही है, बीपी उसका जो है ना 80-50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और पीआर उसका जो है ना वो रेस्पिरेटरी रेट उसका 25। हर जेवीपी वाज रेज्ड व्हिच फर्दर रेज्ड ऑन इंस्पिरेशन। आपको पता चल गया, कॉस्मॉल साइन आ गया, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो चुका है उसे, उसका बैक ट्राइड पूरा हो रहा है। व्हाट इज बैक ट्राइड? इसमें आपके पास क्या होता है? हाइपोटेंशन, आपके पास डिमिनिश्ड हार्ट साउंड, ठीक है, और रेस जेवीपी। ये आपके पास जो है, हमने कार्डिक टेम्पोनार्ड होता क्या है बेसिकली, इसमें आपके पास टेम्पेक्स का निमोनिक यूज होता है। इसमें वाई डिसेंट एब्सेंट हो जाता है, और हमारे पास जो है ना वो एक्स आता है सिर्फ। और दूसरा इसमें क्या होता है? पल्सस पैराडॉक्सस इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, ठीक है। बाज लोग इसको मिक्स कर देते हैं। पल्सस पैराडॉक्सस, जो पल्स है ना वो पल्सस पैराडॉक्सस हो जाएगी, ठीक है। और जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे आपके पास एक कोलैप्स आता है पल्स का, और वो तो उसका पल्सस पैराडॉक्सस हो जाएगा। ईसीजी में इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस होगा, एक कॉम्प्लेक्स बड़ा, एक कॉम्प्लेक्स छोटा, एक कॉम्प्लेक्स बड़ा, एक कॉम्प्लेक्स छोटा। तो ये आपने याद रखना है, कार्डिक टेम्पोनार्ड का होता है। 65 हमारे पास MCQ है। पेशेंट विद हार्ट फेलियर केम टू यू इन ओपीडी विद ऑफ सीइंग स्टार्स व्हेन ही क्लोजेस हिज आईज। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास ल्यूमिनस फिनोमेनन एक इसका किसका साइड इफेक्ट है? ईवा ब्रेडिन का। तो ये आपके पास उसी का MCQ ल्यूमिनस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। 66 पे आ जाते हैं। विच टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी इन ए पेशेंट विद सिरोसिस टू वर्क अप बिफोर लीवर ट्रांसप्लांट? आपको पता होना चाहिए सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी, जब मैंने इसको नेट पे सर्च किया था उस टाइम पे, तो उसमें डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग ही आ रहा था। सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी में होता क्या है? इम्पेयर्ड सिस्टोलिक रिस्पांस हो जाता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज भी साथ आना शुरू हो जाती हैं। आपने इस डिजीज को रिकॉग्नाइज करना होता है ताकि जो है ना ओवर्ट हार्ट फेलियर जो है ना वो आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सको। जैसा कि टिप्स आपने किया, उसके बाद जो ओवर्ट हार्ट फेलियर उसको तो आप नजरअंदाज कर दोगे, इसलिए आपने जरूरी है कि इसको देखो कि सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है पेशेंट में, ठीक है। एकोकार्डियोग्राफिक इन पेशेंट्स में नॉर्मल आ जाती है, तो इसी वजह से आपको डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग करानी पड़ती है सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी में। 67 हमारे पास है। पेशेंट विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विद palpitations, स्वेयर पेलर फॉर अ हाफ मिनट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पैल्पिटेशंस के साथ है, तो इसमें आपको हॉल्टर मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी। समटाइम्स ये वो बता देते हैं कि 24 आवर्स की ईसीजी मॉनिटरिंग की, उसमें आपके पास जो है ना वो कोई ऐसा चेंजेस आपको नहीं पता चली। जब आपने प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ईसीजी मॉनिटरिंग करनी होती है ना, तो आप लूप रिकॉर्डर्स लगाते हो। हमारे पास MRCP 2 में ये MCQ आया था कि पेशेंट था, उसकी हॉल्टर मॉनिटरिंग भी जो है ना वो सही आ गई। अब आपने क्या करना है? आपने लूप रिकॉर्डर लगाना है, वो लंबे टाइम के लिए ईसीजी को चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने जिसको लिखा हुआ है कि इफ सिम्टम्स अकर रेयरली देन इवेंट रिकॉर्डर और लूप रिकॉर्डर इज यूज्ड। 68 68 में आपसे पूछा हुआ है कि विच वाल्व इज कॉमनली इन्वॉल्व इन कैल्सिफिकेशन। रट्टे वाला है। आपको पता है कि ओटिक वाल्व में सबसे ज्यादा कैल्सिफिकेशन होती है। 69 है हमारे पास। 23 years old patient with palpitations intermittently. She is known to suffer from anxiety attacks. However, on auscultation, there is evidence of systolic murmur with a mid-systolic click. मैंने जब सिस्टोलिक क्लिक सुनी ना पहली दफा पेशेंट की, ये आपके पास स्पेसिफिक MVP का फीचर होता है माइट्रल वाल्व कोलैप्स का, ठीक है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि किस तरह की साउंड आती है, बीच में टिक की आवाज आती है, ठीक है। तो मैं समझी वो MS है इस पेशेंट में और इसको ओपनिंग स्नैप आ रहा है शायद। तो फिर जब बाद में पता चला, जब एको देखी उसकी, जब मैं तैयारी करती पार्टों की, तो उसमें क्लिक जो थी वो प्रॉपर इतनी अच्छी क्लिक आई थी। ये आपके पास MVP का फीचर होता है। तो माइट्रल वाल्व कोलैप्स का फीचर बेसिकली क्लिक आना है, तो इस केस में आपके पास माइट्रल वाल्व कोलैप्स आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 70 MCQ। 23 years old female who has a history of cardiac condition wants to start a family with her husband and has been referred to the cardiology for advice. Which condition is absolute contraindication? आपको पता है कि आपके पास जो है ना वो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए एक बार, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी की इटसेल्फ, ठीक है।
अच्छा, हमारे पास क्या क्वेश्चन अभी, मैं आपके चैट बॉक्स के मैसेज पढ़ लेती हूँ। पोजिशनल मर्मर हमारे पास एट्रियल मिक्सोमा का फीचर है, माइट्रल वेल कोलैप्स का फीचर नहीं है। ठीक है, पोजिशनल मर्मर आपके पास इसमें आता है, आपके पास एट्रियल मिक्सोमा में। आ, जो ब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग होती क्या आपके पास, नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि आप जो है ना एक पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह करा लेते हो, ईसीजी उसकी एक्सरसाइज पे चेक करते हो, एक्सरसाइज टेस्टिंग से आप चेक कर लेते हो। अब समटाइम्स क्या होता है कि इन चीजों की कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाती है, लेकिन आपने हार्ट को स्ट्रेस भी देना है। तो आप, मेरी जो सुपरवाइजर है ना वो कहा करती थी एक टाइम पे, जो है ना जब आप डोब्यूटामिन देते हो ना तो इसका मतलब आप प्यास से घोड़े को दौड़ाते हो। ठीक है, आप प्यास से घोड़े को कहते हो इसमें वो हो, तो इसमें आपके पास डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग ये होता है कि हार्ट पहले ही फंक्शन नहीं कर रहा आपके पास, और आप उसमें जो है ना उसको जो है वो डोब्यूटामिन देके मजीद स्ट्रेस दे रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि हार्ट पे स्ट्रेस लोड डाल देता है ज्यादा। तो इससे आप जो है ना हार्ट का फंक्शन चेक करते हो कि कितना स्ट्रेस के बाद उसके फंक्शन में कितना असर आया है, स्ट्रेस के बाद उसकी क्या कंडीशन हुई है, तो दैट इज डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस एको भी देखते हो, डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग, डोब्यूटामिन इन्फिनिट देते हो एक तरफ से, और उसके बाद एको करते हो, देखते हो ईएफ में कितना ड्रॉप आ रहा है, क्या मसला हो रहा है इसमें। तो इसमें आपके पास जो है ना सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी में आपने ये जो है ना डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग ही करानी होती है, स्ट्रेस एको कराते हो। ठीक है, आपके पास जो ये पोजिशनल मर्मर जो है ना, पोजिशनल मर्मर ये होता है कि किसी भी किस्म की पोजीशन चेंज करने से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट जो मिड सिस्टोलिक क्लिक आ गई है ना, वो आपके पास जो है सिर्फ माइट्रल वेल कोलैप्स का फीचर है। ठीक है, वो वरना आपके पास जो है वो पोजिशनल मर्मर जो है वो एट्रियल मिक्सोमा का फीचर है ज्यादा। सही है, बाकी स्टैंडिंग और वेलसेल्वा मेन्योर पे आपके पास ये जो है ना, ये आपके पास जैसे आप मेन्योवर्स करो ना, स्टैंडिंग इसी तरह से एक मेन्योवर है। जैसे कि आपके पास हॉकम का मर्मर स्क्वेटिंग पे बेहतर हो जाता है, वेलसल्वा पे वर्स हो जाता है। ये एक टेबल जो हमने पीछे पढ़ा था। तो इसी तरह मर्मर ऑफ द माइट्रल वेल कोलैप्स ये भी इसी तरह का ही है कि आपके पास जो है ना एक्सेंचुएट कर जाता है स्टैंडिंग पे और वेलसल्वा पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। 70 एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, और हम इंशाल्लाह जो है वो कल अपने जो है 30 मजीद एमसीक्यूज करके परसों अपना वाइंड अप करेंगे इसको। ठीक है, इनको आप रिवाइज करो, और जो है वो जो कुछ समझ नहीं आता फिर दोबारा कर लेना, पूछ लेना। और दूसरा ये कि आज हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं वो सीआरटी का देखे, कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, हमने ब्लॉक्स देखे, वो अच्छे से थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, वो बार बार भूलते हैं, उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप एमसीक्यूज पिक कर सको। ठीक है, डॉक्टर इस साहबा वो या तो ईसीजी का जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया है वो जरूर डाल दीजिएगा ग्रुप में ना। हाँ हाँ, मैं भी डाल देती हूँ, बल्कि अभी इसके बाद डाल आपने देती हूँ। कहा था ना कि याद दिला देना, हाँ हाँ। और एक और भी आपने बोला था आपको शायद डालना है लेक्चर के बाद, बट इट स्लिप्ड माय माइंड आल्सो। कोई बात नहीं, किसको भी याद है वो मुझे दोबारा रिमाइंड करा देगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ग्रुप में करा दीजिएगा, मैं कर दूंगी। अच्छा, वेल सेल्वा स्क्वेटिंग कॉन्सेप्ट आप ये याद रख लो कि जो हम हॉकम का करते थे ना, पूछते हैं हिस्ट्री में भी पेशेंट को, तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट ना स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना पसंद करते हैं। तो मैंने इसको यही रट्टा लगाया हुआ था कि स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं, तो स्क्वेटिंग की पोजीशन जो है ना वो वीनस रिटर्न बढ़ाती है। तो ये आपके पास जो हॉकम का मर्मर है स्क्वेटिंग पोजीशन में बेहतर होता है, और वेलसेल्वा जो है ना वीनस रिटर्न कम करता है। तो हॉकम का मरमर जो है ना वेलसेल्वा पे वर्स हो जाता है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा आपको रट्टा लगाना पड़ता है इसी टेबल इसमें को, तो एक्चुअली स्क्वाटिंग हॉकम कंसेप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट जी डॉक्टर इकबाल, क्या कह रहे हैं आप? उसमें ना कंसेप्ट जिस तरह से आउटकम में, क्योंकि उसमें वॉल थिकनेस है ना, तो उसकी वॉल थिकनेस जितनी बढ़ती जाएगी तो फिर आउटफ्लो ट्रैक वो नैरो हो जाएगी। नैरो हो तो जाएगा। मैम उसमें आउटकम में जो स्क्वेटिंग की वजह से मतलब जो मरम्मत की इंटेंसिटी वो क्यों कम होती है उसमें इस तरह के, जब वीनस भी रिटर्न मतलब कम हो आर्ट की जाता है तरफ ना। ब्लड फ्लो ज्यादा हाँ होगी जी, तो जब वो वीनस उसके रिटर्न कम आउटफ्लो होगी ट्रैक जो तो है वो फ्लो ज्यादा नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, बिल्कुल हाँ, इस वजह से। स्क्वेटिंग में वेनिस रिटर्न, हाँ, क्योंकि वाल्व्स दरमियान में उनकी वाल्व्स की मोटाई की वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें ब्लड जितना फ्लो ज्यादा होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, तो उसमें मरमर हमें कम सुनाई देगा।
अगेंस्ट इसमें फिर एओर्टिक स्टेनोसिस, क्योंकि उसमें फिर वो एक इजेक्शन सिस्टोलिक फ्लो मरमर है उसमें, क्योंकि वो वाल्व की ग्रेडियंट के अगेंस्ट उसकी इजेक्शन होती है, तो उसमें जितना भी फ्लो ज्यादा होगा उसमें मरमर ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू होकम। तो स्क्वेटिंग में वेनिस रिटर्न ज्यादा होगी आर्ट में, तो जो वाल्व्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रहे थे वो नहीं होंगे, लिहाजा उसमें मरमर डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे जो ही चीज आपकी वीनस रिटर्न बढ़ाएंगी वो आपके मरमर को बेहतर कर देगी, क्योंकि वो प्रेशर के साथ ब्लड हार्ट से गुजरेगा, ऑब्स्ट्रक्शन खुलता हुआ जाएगा, जो हॉकम में हो रही होती है। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी होती है इसके बिहाइंड। ठीक है, बाकी आप इसको रट्टा ऐसे लगाते हो कि ये चीज भूलती है कि स्क्वेटिंग में वीनस रिटर्न बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसका रट्टा लगाना है कि हॉकम का पेशेंट स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना पसंद करता है। ठीक है, वो बैठे ही स्क्वेटिंग में रहता है कि उसका वीनस रिटर्न उसमें ऐसे बढ़ता है, और रट्टे में जिसकी ये वजह मैम से। किसी को हुक्म दे तो बैठ जाओ, बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह रट्टा लगा लो कि किसी को स्क्वेटिंग जो है ना वो स्क्वेटिंग बैठने का पोजीशन में हुक्म। होता है हॉकम वाला पेशेंट, तो इस वजह से इसका मतलब है स्क्वेटिंग उसको क्या करिए, बेहतर कर रही है। ठीक है, चलें इसके साथ फिर हम ना सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और कल हम वही 8:15 पे स्टार्ट करेंगे क्लास। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।